मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एलटी की परीक्षा होने वाली है, तो जिसमें जीएस के 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है उसमें कोशिश करें कि 25 प्रश्न हमारे सही हो जाएं, तभी जो है हम मेरिट में आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। ये पूर्व जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको, और साथ ही में उसके लिए मैटर तथ्यात्मक नोट्स भी उसी के साथ में हम लोग करेंगे। तो ये जो है घटना चक्र की बुक है, इसे आप अगर आप कर लें तो काफ़ी कुछ जो है आपका लाभ इससे हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको जो करंट है, करंट अगर आप कर लें करंट और ये इस पुस्तक को, तो आपको जो है 25 प्रश्न के आसपास मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान, जिसमें भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं से प्रश्न दिए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक समाज है। समाजवाद से बंधा हुआ है भारत। तो देखिए, पहली बात तो ये तीन गलत हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाज यहाँ नहीं है। तो एक और दो और चार, ये जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। तो लेकिन हम देखिए इसमें जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो समझ में आता है भारत में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रतिनिधिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी एक को चुनते हैं और वो उन पे शासन करता है। ये नहीं कि सब लोग मिल करके जो है सरकार में शासन करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रतिनिधि को, जैसे एक सांसद चुना जाता है, सांसद फिर क्या करता है, प्रधानमंत्री चुनता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है यहाँ पे। एक हम लोग प्रतिनिधि, जैसे पहले क्या होता था, प्रतिनिधि क्या होता था, राजा होता था जनता का, लेकिन वो चुना नहीं जाता था। तो अब क्या है, प्रतिनिधि जो चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो वो लोकतंत्र में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है ये। इससे आप समझ गए होंगे। समाजवाद से बधा हुआ है, तो ये संविधान में विशेषता भी है इसकी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा एक, दो और चार। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र, जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंटेटिव लोक डेमोक्रेसी तथा समाजवाद से बधा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो भारत में क्या है, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, और जो है जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या है, संसद संसद संसदात्मक प्रणाली है। तो अध्यात्मात्मक या जो संघ प्रणाली होती है, और जो उसके बीच का हमारे संविधान में ये अपनाया गया है। तो भारत न तो पूरा तरह जो है संघ है, और न केवल राज्य जो है अलग स्वतंत्र स्वतंत्र जो है शासन करें। तो इसमें क्या है, बीच की स्थिति है कि क्या है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली क्या है, अर्ध संघात्मक पद्धति से है, इसलिए इसे केसी वियर ने भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जैसे भारत में अ, एकल नागरिकता है, अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ राज्य और देश दोनों की दो नागरिकता होती है, राज्य की अलग और उसकी अलग। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता कौन सी नहीं है, परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, उत्तरदायी एवं जवाबदेही। तो जो सहभागी लोकतंत्र है, मतलब राज्य जैसे हैं, स्टेट, स्टेट तो खैर व्यापक शब्द होता है, कि राज्य जो है देश को व्यापक शब्द होता है, उससे संदर्भ में नहीं है यहाँ। जैसे मान लीजिए कोई देश है और उनके जो भिन्न स्टेट हैं या राज्य हैं, उनमें शक्तियों का बंटवारा होता है, और वो एक साथ सहभागी लोकतंत्र की विशेषता होती है उसमें। अगर केवल शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा संघ में, सारा सब कुछ संघ को ही दे दिया जाएगा, राज्य के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, तो वो सहभागी लोकतंत्र नहीं होगा। तो इसमें जो सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है वो क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण। मतलब सारी शक्ति जो है राज्य ले ले, राज्यों को कोई अधिकार ना हो। राज्य मतलब देश की बात मैं कर रहा हूँ। संघ जो है, संघ और राज्य, संघ सारी शक्ति ले ले और राज्य को जो है ना हो अधिकार, शक्ति को केंद्रीकरण उसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, ये जो हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। साहब देखिए इसमें अच्छा लिखा भी है, सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी
और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार समावेशी रूप में वकालत करता है। देखिए हमने केवल संघ और राज्य की विशेषता लेकर उदाहरण बताया, तो इसमें नागरिक भागीदारी भी है, मतलब नागरिकों का भी अधिकार है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार समावेशी रूप से वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण। जैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे होता है, जैसे पंचायती राज क्या है, पंचायती राज में पंचों को जो है अधिकार दिया गया है वहाँ के लोकल नियम बनाने के लिए। तो क्या हुआ, ये संघ से जो है राज्य की तरफ शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। तो यही जो है सहभागी लोकतंत्र की विशेषता है। जैसे आपका एक अच्छा उदाहरण है पंचायती राज, क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। तो उत्तरदायित्व तो जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगर जैसे हम पंचायती राज खत्म कर दें, स्टेट सभी खत्म कर दें, केवल एक राज्य जो है कर दें, जैसे चीन या रूस में है, तो वो क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा। जैसे पुलिस व्यवस्था जो है राज्य का है, और संघ में भी जो है अर्धसैनिक बल ये सब होते हैं। तो और ये जो है शक्तियों का केंद्रीकरण अगर कर देंगे तो लोकतंत्र सहभागी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती है, ना कि इस व्यक्ति या संस्था में। अर्थात लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण होता है। तो ये आप लोग जो है समझ गए होंगे। इसमें कई क्वेश्चन इस तरह से, अब जैसे 3 ही प्रश्न है, लेकिन आप जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। ये जीआईसी में पूछा गया है, तो ये यहाँ भी पूछा जा सकता है। अब इसमें जो तथ्यात्मक नोट्स हैं उनकी भी व्याख्या करते हुए चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसको ध्यान से पढ़िए, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य या देश प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, ना कि आनुवंशिकता के आधार पर। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में कितने न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, भाषा आदि से किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, समाज के सभी को सम्मान, समान अवसर प्राप्त हों। ये जो है क्या है, सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय हो गया ये। आर्थिक में भी इसी तरह है। राजनीतिक न्याय के अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। तो ये राजनीतिक अधिकार हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए 3 प्रकार के न्याय हो गए और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में सन्निहित है, मतलब भारत की जनता जो है, जो सर्वोच्च सत्ता है, शक्ति जो है जनता में निहित है। जनता द्वारा ही शासन और इनका जो है निर्धारण किया जाता है। तो शक्ति किसमें है, जनता में है। भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान सुनमनीयता, लचीलापन और दुश्मनीयता का मिश्रण है। मतलब भारत की जो संविधान है, संशोधन, वो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, ये सब लाना पड़ता है। और कुछ है कि एकदम सिंपल मेजोरिटी से हम इन्हें संशोधित कर देते हैं। तो इसमें लचीलापन भी है और कठोरपन, दोनों का मिश्रण है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में संघ और राज्य शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। देखिए भारत में जो संघ व्यवस्था है वो है, जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, और भारत में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है, और जो अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है। तो अब अंग्रेजी में इसे जानिए, कि इसको याद कर लीजिए एकदम, कि अमेरिका में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। और जो भारत में है वो डिवीजन ऑफ पावर है। अब जो है इसमें विभाजन इसलिए किया जाता है कि जैसे अमेरिका में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये जो है सब एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र हैं। भारत में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन एक दूसरे से अंतर संबंधित भी हैं। तो जितनी स्वतंत्रता अमेरिका में है, सेपरेशन ऑफ पावर में है, उतना डिवीजन ऑफ पावर में नहीं है। तो बस आप ये केवल याद रखिए जीएस के दृष्टिकोण से कि डिवीजन ऑफ पावर
भारतीय संघ की विशेषता है, और सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अब देखिए आगे भी यही लिखा है, केसीवियर ने भारत को एक अर्ध संघीय राज्य कहा है। केसीवियर को याद कर लीजिए। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र में जनता, शक्तियां जनता में निहित होती हैं। बात हो गई हमारी। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है दो सरकारें, केंद्र और राज्य की, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। ये संघात्मक शासन की विशेषता है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था का वाला राज्य कहते हैं। अभी सब स्टेटमेंट है। भारत में व्यक्तियों के अधिकार का स्रोत संविधान है। भारत में जो शक्तियां प्राप्त हैं संविधान द्वारा हैं। भारत की संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च संघीयता प्रमुख तत्व है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित हुआ है। मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित हुआ है। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली को निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सा सही है। देखिए, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण। मैंने बताया ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर ये कहाँ है, ये है अमेरिका में, यूएसए में। और डिवीज़न ऑफ पावर ये जो है कहाँ है, ये है भारत में। तो एक सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लिखित संविधान भी है। तो 1, 3 और 5 हमारा सही हो जाएगा। 1, 3 और 5। इसको हम व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे। परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जैसे प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही एक दूसरे से सहयोगी भी हो, न कि एक दूसरे के विरोधी। संघात्मक शासन की विशेषता क्या होती है, दो सरकारें। पहला, दो सरकारें संघात्मक में होंगी। शक्तियों का बंटवारा होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका ये इत्यादि होगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें वेलफेयर स्टेट का विचार कहाँ कहाँ है, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, चतुर्थ अनुसूची में, राज्य के निर्देशक तत्वों में। तो जो कल्याणकारी राज्य है भारत में वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए ये सब जो जीएस में इतना क्वेश्चन कठिन नहीं पूछता है, ये चूंकि पूछ लिए हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, ये डिवीजन पर, ये तो आप एक बार जो जैसे पूछा जा सकता है तो इसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो आप और लोगों से जो है आगे लीड ले लेंगे क्वेश्चन में। इसीलिए 30 में ये टारगेट करिए कि 25 कम से कम हमारा जीएस का क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें करंट की विशेष भूमिका है, करंट भी जो है करेंगे हम लोग। देखिए दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था तब उस समय दूसरा स्थिति थी। आज के समय में देखिए 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघीय क्षेत्र हैं। तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। भारत में 8 राज्य और 28 राज्य, 28 राज्य, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। 28, 8। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, किसने कहा है, ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने कहा है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। अब देखिए इसमें कुछ व्याख्या भी दिया गया है। ये जो नोट्स दिए गए हैं इन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर संविधान सभा का जो है अगली वीडियो में करेंगे। संविधान की कठोरता से संघीय संविधान प्रमुख विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक के तत्व हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार,
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची विषयों को विधि बनाने की संसद की शक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है? भारत के संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हम राज्यसभा बना सकती है, एकल नागरिकता है, और संसद को जो है किसी भी विषय राज्य सूची पे भी संविधान या विधि बनाने का अधिकार है। क्योंकि अगर जो है राज्य सूची पर अगर विधि बनाएंगे तो जो राज्य के जो कानून होंगे वो शून्य हो जाते हैं। तो ये क्या है? एकात्मकता के ये संविधान के लक्षण है। राष्ट्रपति भी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये भी उसके लक्षण हैं। भारत को विनाशी राज्यों को अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। जेनिंग्स ने, ये इम्पोर्टेंट है, जेनिंग्स। भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचन करता सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब जो कोई अंतिम जो विवाद होगा उसका फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब ये सब आगे अभी आने वाले वीडियो में सारे आर्टिकल कौन कौन से हैं ये सब आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये सुरक्षा करता है संविधान की, ये सब आएगा। भारतीय संघ राज्य की विधि शक्ति भारत की संसद में निहित है। भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति जो है संसद में निहित है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के ये किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा जो है संघ शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में संविधान में विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा भारत में संविधान में विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य ये सब हो चुका है। भारत में शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, क्योंकि राज्य जो है या देश जो है राष्ट्रपति के से चलता है। जो भारत एक का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख भी है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में से एक है। बिल्कुल सही है। और भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या होता है कि सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? संसद के प्रति। एकल कार्यपालिका, जैसे कोई एक मंत्री कोई भी गड़बड़ करता है तो उस सारे मंत्रिमंडल की गड़बड़ी मानी जाती है। एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विशेषता है कि अध्यक्ष शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। तो भारत में ये भी है कि जो समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। तो यही अंतर है डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कठोर पृथक्करण है, और जो डिवीजन है वो समन्वय के साथ पृथक्करण है। तो भारत में ये जो है संसदीय शासन प्रणाली, जो संघ है भारत का, वो डिवीजन ऑफ पावर है। निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्टतः पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्टतः पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है? ये है यूएसए में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहाँ। वहाँ राष्ट्रपति सर्वा होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी नागरिकता तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण।
नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर ना होकर के क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। इसको अंग्रेजी में याद रखिए, भारत में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। तो इसमें मेन यही जो है हम लोग ये हम लोग जो है पढ़े इसको। अब अगले जो है वीडियो में इसमें अभी संक्षेप में ही रख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अभी आप लोगों को कठिन लगा होगा जीएस के दृष्टिकोण से। अब हम लोग संविधान सभा का जो गठन हुआ, किस प्रकार क्या क्या हुआ, और संविधान के उसके बाद फिर मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब करते हुए आपको बहुत सरलता से इसमें जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कोशिश रहेगी कि आप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सरल रहते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन कठिन आ जाता है, तो ये मान के चलिए कि हम 5 में 4 नहीं तो 5 में 5 इसमें हम लोग संविधान का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इसके लिए जीएस में जो इसके जो ये भी एक सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज, जो 30-30 प्रश्न जो है मॉडल भी इसके साथ ही हम लोग करते रहेंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का और जीएस में 30 प्रश्न, इसमें दोनों का जो है वो सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज।